हाय, elastic potential energy stored in a wire और in a rod, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो, ध्यान से समझना। ये एक स्प्रिंग ले रहा है, स्प्रिंग, ये एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है L। अब उसको क्या करते हैं ना, फोर्स लगा के इसको डिफॉर्मेशन पैदा करें, यानी इसमें इलोंगेशन दे रहे हैं, कंप्रेशन भी दे सकते हैं। ये इसका नेचुरल लेंथ था और इसमें फोर्स लगा के डिफॉर्मेशन पैदा कर दिए x। तो तुमको पता है कि वो फोर्स बराबर कितना होगा हुक्स लॉ से, ये फोर्स बराबर F बराबर kx हो जाएगा। सही है। अब एक बात और समझो, ये पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिफॉर्मेशन x1 से x2 पैदा करने के लिए कितना होगा, यानी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन डिफॉर्मेशन x1 से x2 पैदा करने के लिए कितना होगा। तो पता है कि वर्क डन जो होता है ना एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, वो वर्क डन इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाता है। तो ये वर्क डन हो जाएगा U2 माइनस U1। U2 माइनस U1 का मतलब, U2 मतलब जब डिफॉर्मेशन x2 रहेगा तब का पोटेंशियल एनर्जी, U1 का मतलब जब डिफॉर्मेशन x1 रहेगा तब का पोटेंशियल एनर्जी। और ये बराबर याद होगा ही तुम लोगों को, हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये क्लियर है। लेकिन यही डिफॉर्मेशन अगर 0 से x करेंगे, जैसे कि यहां पर किया है 0 से x, पहले डिफॉर्मेशन अभी कितना है 0 और अभी डिफॉर्मेशन कितना हो गया है x हो गया, तो बराबर हो जाएगा u इसका पोटेंशियल एनर्जी, यानी जब डिफॉर्मेशन x रहेगा तब का पोटेंशियल एनर्जी u है और जब डिफॉर्मेशन नहीं रहेगा तब का पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो बराबर हो जाता है हाफ के x स्क्वायर। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ यही फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का या वर्क डन का? नहीं, इसको मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे? आप देखो, F बराबर तो kx है, तो यहां x बराबर कितना हो जाएगा F बाय k हो जाएगा, x बराबर F बाय k हो जाएगा। तो x के जगह अगर F बाय k रखोगे, F बाय k रखोगे तो F स्क्वायर बाय k स्क्वायर हो जाएगा, F स्क्वायर बाय k स्क्वायर, जिसमें एक k कैंसिल हो जाएगा तो F स्क्वायर बाय 2k हो जाएगा। एक और फॉर्मूला इसमें देखो, F के जगह kx रख सकते हो, तो k इंटू एक्स को F मान लो, k इंटू एक्स को F मान लो, तो हाफ इंटू एफ इंटू एक x बच जाएगा, हाफ fx। ये हुआ मेरा वर्क डन इस एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, और ये वर्क डन जो होगा स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा इतना से, 0 से डिफॉर्मेशन x किए। तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे हम लोग। अब सवाल है कि किसको कब इस्तेमाल करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का 3 फॉर्मूला है, किसका इस्तेमाल कब करेंगे? अच्छा सवाल है। तो हमारे पास होता है दिमाग। क्या होता है? दिमाग। देखो, k एंड x के बीच में रिलेशन अगर रहेगा तो इसको इस्तेमाल करेंगे। इसमें देखो फोर्स से कोई लेना देना नहीं है। F एंड k के बीच में रिलेशन पूछेगा तो इसको इस्तेमाल करेगा। देखो, इसमें x से कोई लेना देना नहीं है, इसको देखो k से कोई लेना देना नहीं है। तो वक्त आने पर तुम्हारा दिमाग जरूर चलेगा। नेक्स्ट देखो, लेकिन स्प्रिंग के बदले में रहेगा रॉड। क्या रहेगा? रॉड रहेगा। ये रॉड शुरू में L लेंथ का है, ठीक, और उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के रॉड के लंबाई को हमने बदल दिया। पहले स्प्रिंग का यानी रॉड का लंबाई कितना था? L था। अब इस रॉड में फोर्स लगा के रॉड के लेंथ को हमने कितना बढ़ा दिया? x बढ़ा दिया, x। ऐसे प्राय इसमें स्मॉल l का इस्तेमाल करता है, कोई बात नहीं। तो ये जो f होगा ना, तुमको पता था ना, स्प्रिंग की तरह यूज करते हैं हम लोग, F बराबर k इंटू एक्स होता है। और k के बारे में तुमको अच्छी तरह से पता है
कि वाई ए बाय एल लेते हैं हम लोग, लेते हैं ना। तो याद रखना, इसको स्प्रिंग के तरह ही ट्रीट करोगे, एकदम आसानी से सवाल बन जाएगा। तो जब ये स्प्रिंग होता तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता हाफ के एक्स स्क्वायर होता, हाफ के एक्स स्क्वायर होता। चलो थोड़ा इसको आगे बढ़ा लेते हैं। के बदले में क्या रख दे? के बदले में रख देंगे वाई ए बाय एल, और एक्स के बदले में क्या रख देंगे? एक्स भी छोड़ सकते हो, एक्स ही छोड़ दो, चलो एक्स ही छोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक। और एक्स को कन्वर्ट कर सकते हो इसमें भी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर होता है ना स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। तो इसका मतलब हुआ एफ बाय ए, एक्स यहां एल यहां, तो एक तरह से एक्स बराबर एफ एल बटे ए वाई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एफ एल बाय ए वाई भी हो सकता है। ध्यान से समझोगे जो समझा रहा हूं, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट को रॉड में, ये समझाने का कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से समझना। इसको लिख रहे हैं, देखो 1/2, ये y रख देते हैं यंग्स मॉडुलस को, ये x है, स्ट्रेन बराबर क्या होता है? x बटे एल होता है, x बाय एल। यहां x स्क्वायर है, तो क्या करता हूं ना, एक l से ऊपर और एक l से नीचे गुना कर देते हैं, तो ऐसे बन जाएगा। इसका मतलब एक l ऊपर में बच गया, नहीं l इंटू ए बच जाएगा ऊपर में, l इंटू ए, यानी एक l यहां बच गया क्योंकि l से ऊपर और नीचे गुना कर दिए। तो l से ऊपर गुना करेंगे तो al बच जाएगा। यहां पर al पहले लिखना है तो लिख दो पहले, टेंशन मत लो। यहां क्या बच गया? एक l यहां दे दिए तो एक l यहां दिए, एल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां बच गया a इंटू एल। सही है। अब इसको देखो अरेंज करता हूं, 1/2, अब देखो f बटा a ले लेता हूं, f बाय a को ले लेते हैं, स्क्वायर कर देता हूं, f बाय a ले लेते हैं। देखो ये y स्क्वायर है और ये y है, तो y नीचे रख देते हैं, खत्म इसका कहानी। अब क्या बच गया? अब बच गया, देखो अब बच गया, देखो एक एल स्क्वायर से एक एल कैंसिल होके एक एल बच जाएगा, और यहां ए है, तो ए इंटू एल है। ए इंटू एल बराबर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला एरिया है ए, और इसका ये वाला एरिया है ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसका लंबाई एल। वॉल्यूम बराबर कितना होगा? अरे वॉल्यूम ऑफ रॉड कितना होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया गुना लेंथ बराबर वॉल्यूम हो जाएगा। अब देखो फॉर्मूला क्या आया हमारा? फॉर्मूला आया हमारा, पहले पूरा लिख देता हूं, बाद में इसको मॉडिफाई कर देंगे। देखो याद रखना, एनर्जी स्टोर्ड इन रॉड बराबर हो जाएगा 1/2 गुना स्ट्रेस गुना स्ट्रेन गुना वॉल्यूम, ठीक। अब एक बात समझो, स्ट्रेन के बदले में ये सब तो पता होगा, यंग्स मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। आराम से पढ़ोगे, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेन बराबर स्ट्रेस बटा वाई लिख सकते हो, स्ट्रेस बटा वाई, स्ट्रेन बराबर स्ट्रेस बटा वाई। यहां स्ट्रेस बटा वाई करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा? स्ट्रेस स्क्वायर हो जाएगा, स्ट्रेस स्क्वायर बाय वाई, वाई मतलब यंग्स मॉडुलस, इनटू हो जाएगा वॉल्यूम। सही है। यहां पर तुम क्या देख रहे हो? 1/2 गुना स्ट्रेस स्क्वायर बटा वाई गुना वॉल्यूम, हाँ इससे मैच कर गया ये। दूसरा देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2। अब देखो स्ट्रेस को स्ट्रेन में बदल दो, स्ट्रेस बराबर वाई गुना स्ट्रेन, स्ट्रेस बराबर
y गुना स्ट्रेन, y गुना स्ट्रेन और एक स्ट्रेन यहां पर है, स्ट्रेस बराबर y गुना स्ट्रेन और एक स्ट्रेन पहले से है तो स्ट्रेन स्क्वायर हो जाएगा इनटू वॉल्यूम। सही है ना? क्वेश्चन में कभी कभी पूछेगा, इसको याद कर लेना, एनर्जी स्टोर्ड इन रॉड बराबर 1/2 गुना स्ट्रेस गुना स्ट्रेन गुना वॉल्यूम। स्ट्रेन को स्ट्रेस में बदलोगे तो ये हो जाएगा, स्ट्रेस को स्ट्रेन में बदलोगे तो ये आ जाएगा। अब करना क्या है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगला पेज में कर देता हूं। स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, इसको प्राय यू से डिनोट करते हैं। यू बराबर हो जाएगा एनर्जी अब बटा वॉल्यूम, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? ये होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एनर्जी बाय वॉल्यूम। सही है? तो क्या होगा देखो, फॉर्मूला देखे थे हम लोग, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। वॉल्यूम वाला तो नीचे आया ना, यहां जो वॉल्यूम था वही उठ के नीचे आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2। अब ये याद रखना, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेन बराबर स्ट्रेस बटा वाई, स्ट्रेन बराबर स्ट्रेस बटा वाई, तो यहां हो जाएगा स्ट्रेस स्क्वायर बाय वाई। अब बराबर इसी को लिख सकते हैं, स्ट्रेन के बदले स्ट्रेस बटा वाई तो लिख दिए, अब स्ट्रेस के बदले वाई गुना स्ट्रेन भी तो लिख सकते हैं, तो 1/2 स्ट्रेस के बदले वाई गुना स्ट्रेन, वाई गुना स्ट्रेन, तो यहां हो जाएगा स्ट्रेन का स्क्वायर। इतना बात तो याद रह जाएगा। क्या करोगे, अभी जो पढ़ा है उसको रिव्यू कर लोगे। अब हम लोग फटाफट प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करते हैं। यस, सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। जैसे ही प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करोगे, डर जो है ना, डर वो भाग जाएगा तुम्हारा। अभी डर लग रहा है ना? यस, देखो तो सबसे पहला सवाल लो, नीट 2019 का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। तो क्या कह रहा है सवाल में? कह रहा है एक ब्लॉक है जिसका की मास m है, वो सस्पेंड कर रहा है लॉन्ग वायर जिसका की लेंथ l है। ध्यान से समझोगे, एक ब्लॉक है और ये वायर है जिसका की ओरिजिनल लेंथ l है, और इस वायर से एक ब्लॉक को सस्पेंड करा दिए। ठीक, ब्लॉक से, और ब्लॉक का मास है mg, m। तो शुरू का लेंथ बोल रहा है l है, और बाद का जो लेंथ है ना l प्लस l हो जाता है। ध्यान से देखो कितना हो जाता है बाद का लेंथ, l प्लस l हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि ओरिजिनल लेंथ l था, तो डिफॉर्मेशन कितना पैदा हुआ, l, यानी यही l हमारा x है। इधर कितना फोर्स लगेगा, mg। इसी mg को हम लोग f बोलेंगे। सही है? तो सवाल में क्या पूछ रहा है? सवाल में पूछ रहा है कि द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एक्सटेंडेड वायर। फॉर्मूला है ना हमारे पास, क्या क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है हमारे पास हाफ के एक्स स्क्वायर, एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है एफ स्क्वायर बाय 2k, और तीसरा फॉर्मूला है हाफ एफ एक्स। अब हमको ऑप्शन देखना है और ऑप्शन के हिसाब से चुनना है। एफ की जगह कितना ले लोगे, mg ले लोगे। एफ की जगह कितना ले लोगे, mg, और एक्स की जगह कितना ले लोगे, l। तो ऑप्शन के हिसाब से देखो, तो ऑप्शन के हिसाब से हमको
क्या लग रहा है तुमको? ये वाला लग रहा है ना, लग रहा है कि हाफ होगा, एफ की जगह mg हो जाएगा और x की जगह l हो जाएगा। ये वाला लगाएंगे, ठीक रहेगा ना। ये वाला नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें k चाहिए जो नहीं दिया हुआ है, इसमें भी हमको k चाहिए जो नहीं दिया हुआ है, और ऑप्शन में जो दिया हुआ है ना mg और l में रिलेशन, यानी फोर्स और डिफॉर्मेशन में ही खाली रिलेशन दिया हुआ है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये सवाल केरला मेडिकल में पूछा हुआ है, वीडियो को पॉज करके समझने का कोशिश करो। तो ध्यान से समझो क्या कह रहा है सवाल में। सवाल में कह रहा है कि दो स्प्रिंग है, दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट में रिलेशन दिया हुआ है, के पी बराबर दिया हुआ है के क्यू बटा 2, और दोनों में बोल रहा है ना एफ जो है ना सेम है, दोनों में एफ क्या बोल रहा है, सेम बोल रहा है। एफ मतलब समझा देता हूं, जैसे ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है पी, ठीक, इसमें जितना फोर्स लगा के डिफॉर्मेशन पैदा करेंगे, क्यू वाला में उतना ही फोर्स लगा के डिफॉर्मेशन हम पैदा करेंगे। तो सवाल में बोल रहा है कि अगर क्यू वाला में एनर्जी स्टोर ई है तो पी वाला में कितना एनर्जी स्टोर होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो पहले एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला तो लिख डाल, बराबर क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है एफ स्क्वायर बाय 2k, और तीसरा फॉर्मूला है हाफ एफ इंटू एक्स। अब देखो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि एनर्जी का रेशियो और एफ दोनों में सेम है, यानी ये वाला सेम है, तो इसका मतलब ये वाला एक्स में रिलेशन है, के और एक्स का रिलेशन है, तो एक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, एफ का इंफॉर्मेशन है और के का इंफॉर्मेशन, तो ये वाला सही लेगा, सही है ना। तो इसका मतलब हुआ एनर्जी स्टोर अगर पी की बात करें और एनर्जी स्टोर अगर क्यू की बात करें तो एफ तो सेम है, तो इसका मतलब हो जाएगा के क्यू आर डिवाइडेड बाय के पी, यानी यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के होगा। समझ में आ रहा है? तो के क्यू बट्टा के पी बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू बट्टा के पी, ये 2 आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 2। तो यू पी निकालना है और यू क्यू दिया हुआ है, तो इस प्रकार से एनर्जी स्टोर इन पी बराबर क्या हो जाएगा, 2। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट, ये सवाल को वीडियो पॉज करके बनाओ, है ना शानदार। कौन सा ऑप्शन होगा, यस, क्लियर है। बहुत बढ़िया। ये सवाल देखो, वीडियो पॉज कर लो, समझने का कोशिश करो कि सवाल क्या कह रहा है। समझो क्या कह रहा है सवाल में। कह रहा है सवाल में एक वायर है जिसका की लेंथ है L और क्रॉस सेक्शनल रेडियस है R, और उसको L से खींचा गया, सही है। दूसरा वायर बनाता हूं, समझ में आ जाएगा। दूसरा वायर है जिसका की लंबाई है 2L, क्रॉस सेक्शनल एरिया है 2R, और उसको 2L से खींचा गया, और दोनों सेम मटेरियल का है। वाह, जोड़ समझो, यानी इसका लंबाई L है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना वो है R, ठीक, और उसको खींचा गया। कितना खींचा गया, X खींचा गया, X नहीं खींचा गया, L खींचा गया, L खींचा गया। दूसरा वायर का लंबाई था 2L, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना, रेडियस उसका है ना 2R, और उसको भी फोर्स लगा के खींचा गया। इसको 2L खींचा गया। कितना खींचा गया, 2L। तो क्या कह रहा है सवाल में, सवाल में कह रहा है सबसे पहले तो सेम मटेरियल का है, सेम मटेरियल का है तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम होगा, बताए थे ना। अगर मटेरियल सेम रहेगा तो क्या समझेंगे,
समझेंगे कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम है। इस F के बारे में नहीं पता है कि कितना फोर्स है, ये F है और F डैश मान लेते हैं। ऐसा नहीं बोला है कि सेम फोर्स से खींचे हैं, खाली बोल रहा है कि इसको लंबाई L था, रेडियस R था, तो इसको L खींच दिए, और इसका लंबाई 12 है, रेडियस 2R है, तो इसको 2L खींच दिए, ये खाली बोल रहा है। तो कह रहा है कि रेशियो ऑफ स्टोर्ड इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा फर्स्ट वायर एंड सेकेंड वायर में। एनर्जी डेंसिटी मतलब पूछ रहा है, यानी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, सोच के बनाओ। इसका मतलब है कि स्ट्रेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, स्ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन, स्ट्रेन के बारे में। तो ये वाला फॉर्मूला ज्यादा उपयुक्त हो जाएगा हमारे लिए, हाफ गुना y गुना स्ट्रेन स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला ज्यादा अच्छा रहेगा। स्ट्रेन समझते हो ना, स्ट्रेन, स्ट्रेन पहला में स्ट्रेन कितना होगा देखो तो समझाता हूं। पहला में अगर स्ट्रेन की बात करें तो y तो सेम है, पहला में स्ट्रेन क्या है, L बाय L हो जाएगा, L बाय L हो जाएगा पहला में स्ट्रेन। दूसरा में कितना स्ट्रेन होगा, दूसरा में हाफ गुना y, स्ट्रेन बराबर कितना होगा, अरे चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। ये तो सवाल में पूछ रहा है क्या, रेशियो बताओ, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का अनुपात क्या होगा, क्या होगा बताओ। ये सब कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, L बाय L का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L बाय 2L का स्क्वायर। वाह, 1 आ गया, ये तो बहुत आसान था, मजा आ गया रे। दिमाग को तो शांत करना पड़ेगा ना तुमको, दिमाग को अस्थिर रखना पड़ेगा, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। यस, ये सवाल नीट में पूछा हुआ है, क्या करोगे, वीडियो को पॉज करके ट्राई करोगे। कह रहा है इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, स्ट्रेस दिया हुआ है हमारा और यंग्स मॉडुलस का वैल्यू दिया हुआ है, यानी यंग्स मॉडुलस का वैल्यू दिया हुआ है और स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ है। इसके टर्म में बताना है कि एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, क्या पूछ रहा है, एनर्जी डेंसिटी क्या होगा। तो स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस के टर्म में एनर्जी डेंसिटी हमारा क्या होता है, हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर बाय y हो जाता है, नहीं तो हाफ स्ट्रेस के जगह s स्क्वायर बाय y, तो क्या हो जाएगा आंसर, s स्क्वायर बाय 2y। ये हो गया हमारा एनर्जी डेंसिटी, यानी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है। ये सवाल देखो, जेईई मेन 2020 में पूछा हुआ है, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो तो क्या कह रहा है सवाल में, कह रहा है कि 2 वायर है, कितना वायर है, 2 वायर है, एक वायर है ये और एक वायर है ये, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का लेंथ जो है ना वो सेम है, और दोनों पर सेम लोड लगा है, दोनों पर सेम लोड लगा है, लोड सेम। तो इसका डायमीटर अगर D1 है और इसका डायमीटर D2 है, तो सवाल में बोल रहा है कि एनर्जी डेंसिटी का जो अनुपात है ना U1 बटा U2, ये दिया हुआ है 1:4। तो सवाल में बोल रहा है कि D1 बाय D2 बराबर कितना होगा, ये निकालो, ये निकालो। सोचो तो कौन सा कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग, सोच पा रहे हो। तो सबसे पहले तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करो ना, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करना। देखो लोड बोल रहा है सेम है, तो एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर होता है 1/2 गुना स्ट्रेस का स्क्वायर बटा यंग्स मॉडुलस।
दूसरा है 1/2 गुना यंग्स मॉडुलस गुना स्ट्रेन का स्क्वायर। पहले तो ये विचार करना है कि कौन सा फॉर्मूला हम लगाएं, क्योंकि बोल रहे हैं सेम मटेरियल है तो इसका मतलब वाई सेम है और सेम लोड लगाए लोड। तो इसका तो स्ट्रेन का तो लोड से कोई रिलेशन है नहीं, तो लोड का रिलेशन स्ट्रेस से है, तो इसका मतलब हुआ कि इसी का इस्तेमाल करेंगे ऐसा लगता है। 1/2 और स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स बटा एरिया बटा वाई। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ये लोड तो सेम दिया हुआ है, सेम लोड दिया हुआ है, तो यानी एफ का वैल्यू सेम है और सेम मटेरियल है, तो इसका मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब हो गया ना कि U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a² हो गया। और a², चलो कोई बात नहीं, यानी U1/U2 अगर लिखना होगा तो क्या लिख देंगे, a2/a1 का स्क्वायर। अब एक बात समझो, ये यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वाला, तो ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, πr² हो जाएगा, πr²। और r के जगह तो हम लोग d/2 लिख देंगे, तो एक तरह से a बराबर πd² होगा, यानी एक तरह से ये d² है, d2²/d1²। समझने का कोशिश करो तो d2/d1, यहां स्क्वायर है, एक स्क्वायर पहले से, तो पावर 4 हो जाएगा, a2/a1। सोच लोगे ना, इसको ट्रिक से समझने की कोशिश करो, a बराबर π×r², यानी π×d/2²। अब पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो d2/d1। और ये कितना दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है, तो d2/d1 का पावर 4 बराबर 1/4 है। कैलकुलेशन आता है, कैलकुलेशन आता है, आता है। तो अच्छा देखो, d2/d1 स्क्वायर रहने तो, चलो स्क्वायर रहने तो क्या हो, 1/2 हो जाएगा, पावर हाफ किए, और इसका अगर उतारोगे d2/d1 कर दोगे, अब समझ में आया, 1/√2, यानी d1/d2 कितना हो जाएगा, √2:1, यानी √2/1। क्लियर है, यस। अब हम लोग बल्क मॉडुलस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ये बल्क मॉडुलस क्या होता है। तो एक फोटो बनाता हूं, देखो, जैसे कि मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, ठीक, और इस बॉडी पर हमने लगाया फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स। तो इस तरह से जो लगता है ना, उसको फोर्स नहीं प्रेशर बोलते हैं। क्या लगाए, प्रेशर लगाए, प्रेशर। अब प्रेशर फोर्स में क्या रिलेशन है, प्रेशर फोर्स में रिलेशन है कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स बटा एरिया। तो फोर्स बटा एरिया को स्ट्रेस बोलते हैं और उसी को हम लोग प्रेशर बोलेंगे यहां पर। तो इसके वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा, तो इसके वॉल्यूम में जो चेंज होगा उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल कंप्रेशन। फ्रैक्शनल कंप्रेशन क्या होगा बोलो, पहले समझो। फ्रैक्शनल कंप्रेशन बराबर होगा ΔV/V, और इस फ्रैक्शनल कंप्रेशन का दूसरा नाम है वॉल्यूम स्ट्रेन। दूसरा क्या नाम है, वॉल्यूम स्ट्रेन। यहां पर वॉल्यूम यहां घट रहा है इसलिए ΔV निगेटिव होगा, आगे समझाता हूं मैं। तो बल्क मॉडुलस बराबर क्या होता है समझो, बल्क मॉडुलस बराबर होता है, बल्क मॉडुलस बराबर होता है वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस are divided by volume strain. Volume stress divided by volume strain. Yes, लेंथ से इसको कोई लेना देना नहीं है, वॉल्यूम से लेना देना है। और बल्क मॉडुलस को प्राय हम लोग बीटा से डिनोट करेंगे। और वॉल्यूम स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, फोर्स बटा एरिया। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, फोर्स बटा एरिया, और फोर्स बटा एरिया को हम लोग यहां पर प्रेशर बोलेंगे। डेल्टा पी का भी इस्तेमाल करते हैं और P का भी इस्तेमाल कभी कभी कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली में समझना, असल में यह है चेंज इन प्रेशर है। एक्चुअली में क्या है, चेंज इन प्रेशर का वैल्यू होता है वॉल्यूम स्ट्रेस, ये समझना है।
लेकिन कभी कभी प्रेशर भी ले लेते हैं। तो सवाल बनाओगे तो क्लियर हो जाएगा कि कब कब चेंज इन प्रेशर लेना है और कब लेना है प्रेशर, कब लेना है प्रेशर। वॉल्यूम स्ट्रेन बराबर क्या होगा, डेल्टा वी बटा वी। वॉल्यूम स्ट्रेन बराबर डेल्टा वी बटा वी। माइनस साइन क्यों आया, माइनस साइन इसलिए आया कि जब हम लगाएंगे इस पर प्रेशर, क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो इसका वॉल्यूम घटेगा। क्या होगा, इसका वॉल्यूम घटेगा। तो घटेगा तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा, निगेटिव, और उस निगेटिव में एक निगेटिव लगा देंगे तो अब हो जाएगा पॉजिटिव। डेल्टा भी यहां निगेटिव होगा, उस निगेटिव में एक निगेटिव लगा दिए तो अब ये बन गया पॉजिटिव। तो इस तरह से बल्क मॉडुलस एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये मत समझना कि निगेटिव वैल्यू है। सही है। इसी को हम लोग कभी कभी पी से भी डिनोट कर देते हैं। प्रॉब्लम बनाने में माइनस साइन को इग्नोर कर देना है, माइनस साइन को इग्नोर कर देना है। अब प्रश्न उठता है, नाम सुने हो कंप्रेसिबिलिटी का, कि यहां पर है कंप्रेसिबिलिटी, कि यहां पर क्या है, कंप्रेसिबिलिटी, यानी बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। समझ में आ रहा है? यस। यानी अगर हम सवाल बनाएंगे तो ये लाइन को हम ध्यान में रखेंगे ठीक से। जब हम प्रॉब्लम बनाएंगे तो माइनस साइन को ध्यान नहीं देंगे, ऐसे लिख देंगे, ऐसे ध्यान से समझना। समझ में आया? और थोड़ा देख लो। अब तुमको यह बताना है कि किसका बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा और किसका कम होगा, और वो है यहां पर सॉलिड, लिक्विड, गैस। और पता है कि बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब समझते हो, कंप्रेस होने की एबिलिटी। क्या? कंप्रेस होने की एबिलिटी। जैसे ये देखो बॉल है, जैसे इसको लिए, इसको दबाए, देखो देखो ध्यान से देखना, क्या हुआ, दब गया, तो इसका मतलब इसका कंप्रेस होने की एबिलिटी ज्यादा है। और एक और बॉल है मेरे पास, ये, अब देखो इसको दबाओगे तो दबेगा ही नहीं, तो इसके कंप्रेस होने की एबिलिटी कम है, तो इसका कंप्रेसिबिलिटी बोलेंगे ज्यादा है। यानी कंप्रेसिबिलिटी मतलब कंप्रेस होने की एबिलिटी। अब देखो सॉलिड और गैस ले लो, क्या ले लो, सॉलिड और गैस ले लो, तो कंप्रेस होने की एबिलिटी सॉलिड में ज्यादा है कि गैस में ज्यादा है? गैस में ज्यादा है। गैस को एकदम कंप्रेस करके रख सकते हैं हम लोग, तो कंप्रेसिबिलिटी गैस का ज्यादा होता है। तो गैस का कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगा तो गैस का बल्क मॉडुलस क्या होगा, ये ज्यादा होगा तो बल्क मॉडुलस कम हो जाएगा। और सॉलिड का कंप्रेसिबिलिटी कम है तो कंप्रेसिबिलिटी कम है तो बल्क मॉडुलस ज्यादा हो जाएगा। एक बात जानते हो, खाली रटने का कोशिश नहीं करोगे, अकल लगा के अगर पढ़ाई करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो अकल लगा के हम लोग समझ गए कि किसका कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगा। समझ में आया बात? अब हम लोग ये जानेंगे कि एक होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, एक होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। तो बल्क मॉडुलस का वैल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना होगा और एडियाबेटिक प्रोसेस में कितना होगा। यानी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो सबसे पहले तो याद कर लो, आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉडुलस हो जाएगा प्रेशर के बराबर में। और एक होता है एडियाबेटिक प्रोसेस, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में, एडियाबेटिक प्रोसेस, यहां 4 लगा दूं, चलो, एडियाबेटिक प्रोसेस में बल्क मॉडुलस होता है गामा इंटू पी। गामा क्या है? एडियाबेटिक एक्सपोनेंट, जिसको सीपी बटा सीवी बोलते हो। कैसे समझा देता हूं। जैसे इसमें देखो पीवी बराबर हम लोग पढ़े एनआरटी होता है, और इसमें होता है पीवी पे पावर गामा बराबर कांस्टेंट। अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर होगा कांस्टेंट, तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जब पीवी बराबर कांस्टेंट हो जाएगा तो इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। क्या करोगे, डिफरेंशिएट। ये पता है ना बल्क मॉडुलस का वैल्यू कितना होता है? बल्क मॉडुलस का वैल्यू होता है डेल्टा पी बाय माइनस डेल्टा वी बाय वी।
यानी इसको ऊपर से सीधा कर देते हैं, v इंटू डीपी बाय डीवी हो जाएगा बल्क मॉडुलस का वैल्यू। तो इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो। देखो u इंटू वी के टर्म है ना, तो एक को बाहर करो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, और फिर एक को बाहर करो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो। किसके रिस्पेक्ट में? किसी के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, t के रिस्पेक्ट में करो। p इंटू डी डी टी, v इंटू डीपी बाई डी टी उधर जाके खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से देखो p इंटू डी बराबर माइनस v इंटू डीपी आया, तो p बराबर यहां क्या हो जाएगा, माइनस v डीपी बाय डीवी। यही हुआ ना, तो यही न हुआ मेरा बल्क मॉडुलस। यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर हो जाता है। और कई बार तो पूछा भी है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉडुलस के अगेंस्ट में प्रेशर का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसा होगा? तो कैसा ग्राफ होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिन से पास करेगा। समझ में आया? समझ में आ गया। अब रही बात एडियाबेटिक प्रोसेस का, तो ये तो हमने इसका कर दिया। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, देखो इसमें इसको समझते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में पर पीवी पे पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। पढ़े तो हैं। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो पी को रखो बाहर, इसको डिफरेंशिएट करो, वी पे पावर गामा है, कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो गामा इंटू वी पे पावर गामा माइनस 1 हो जाएगा इंटू डीवी। ये समझ में नहीं आया होगा, क्या करोगे? मेरे व्हाट्सएप पर तुरंत फोन करोगे, कॉल करोगे, मैसेज भेजोगे, मैं तुरंत समझा दूंगा कि ये कैसे हुआ। समझ गया ना? बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना, नहीं समझ में आया तो। v पे पावर गामा है ना, तो गामा इंटू v पे पावर गामा माइनस 1 इंटू डीवी, अब प्लस v पे पावर गामा इंटू डीपी। अब बराबर कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो होगा। देखो मैं इसको समझाने के लिए तैयार हूं तुझे, तो दिक्कत होगा तो जरूर पूछ लोगे कि ये कैसे हुआ सर। ठीक, चलो अब क्या करते हैं, देखो गामा पी यहां पर था, v पे पावर गामा माइनस 1 इंटू डीवी है, बराबर v पे पावर गामा इंटू डीपी। अब एक बात बताओ, यहां v पे पावर इससे एक कम है, तो इसको अगर इससे काट देंगे तो एक v बच जाएगा यहां पर। ऐसे रे, गामा पी यहां हुआ, ये कट जाएगा, डीवी तो यहां है, डीवी तो यहां है, ये कट के एक भी बच जाएगा ना, एक भी बच जाएगा। तो इस प्रकार से गामा पी बराबर हो जाएगा माइनस भी डीपी बाय डीवी। यही तो बल्क मॉडुलस है, यही तो बल्क मॉडुलस। तो प्रूव्ड हो गया। क्या प्रूव्ड हो गया? आइसोथर्मल प्रोसेस में बोले तो आइसोथर्मल प्रोसेस में, थोड़ा कलर वलर ले लो, अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस में बल्क मॉडुलस बराबर प्रेशर का हो जाएगा, और एडियाबेटिक प्रोसेस में बल्क मॉडुलस गामा इंटू पी के बराबर हो जाएगा। इसको याद कर लेना। ठीक, दोनों को हमने प्रूव भी कर दिया। नेक्स्ट देखो, अब एक और पॉइंट दिया हुआ है, फॉर आइडियल लिक्विड, समझो, फॉर आइडियल लिक्विड बीटा बराबर कितना होगा और कंप्रेसिबिलिटी बराबर कितना होगा? ये कितना होता है? ये होता है डेल्टा पी बाय डीवी बाय वी। माइनस को हटा दोगे तब, माइनस को रखना है तो रखो, और ये होता है इसी का उल्टा। अब समझो ध्यान से, आइडियल लिक्विड का मतलब क्या होता है? आइडियल लिक्विड का मतलब यही तो समझना है। आइडियल, जैसे आइडियल गैस, आइडियल गैस क्या होता है? आइडियल गैस में हम ये मानते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल पर कोई फोर्स नहीं लगाता है, तो उसको आइडियल गैस बोलते हैं। लेकिन रियल गैस तो कुछ और होता है। उसी प्रकार से लिक्विड अगर आइडियल है तो समझेंगे कि नॉट कंप्रेसिबल, यानी क्या होगा? नॉट कंप्रेसिबल। यानी अगर आइडियल लिक्विड रहेगा तो समझेंगे कंप्रेसिबल नहीं है, इसका मतलब रियल लिक्विड कुछ कंप्रेसिबल होगा।
तो आइडियल लिक्विड में डेल्टा V बराबर 0, यानी ये डेल्टा V बराबर अगर 0 कर दें तो डेल्टा P बटा 0 बराबर क्या होगा, इंफिनिटी हो जाएगा। यानी बल्क मॉडुलस का वैल्यू इंफिनिटी हो जाता है, और ये अगर इंफिनिटी हो गया तो कंप्रेसिबिलिटी बराबर 0। यानी कंप्रेसिबिलिटी यानी कंप्रेस होने की एबिलिटी 0 है, तो कंप्रेसिबिलिटी 0 हो गया, यानी डेल्टा V बराबर 0। यानी आइडियल लिक्विड रहेगा तो कंप्रेसिबिलिटी को 0 कर देना। देखो फटाफट याद करने का टेक्निक, आइडियल लिक्विड बोलेगा, अब बोलेगा उसका बल्क मॉडुलस कितना होगा, तो कभी हम लोग भूल जाते हैं ना कि 0 होगा कि इंफिनिटी होगा। एग्जामिनेशन हॉल में तो कंफ्यूज कर जाते हैं कि 0 होगा कि इंफिनिटी होगा। तो याद रखने का टेक्निक समझ लो, आइडियल लिक्विड का मतलब हुआ चेंज इन वॉल्यूम बराबर 0, यानी कंप्रेस होने की एबिलिटी नहीं है। और जब कंप्रेस होने की एबिलिटी नहीं है तो कंप्रेसिबिलिटी 0, और जब कंप्रेसिबिलिटी 0 होगा तो कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस का उल्टा होता है। तो बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी अगर 0 हो गया नहीं तो बल्क मॉडुलस हो जाएगा 1 बाय बीटा, यानी ये इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है ना, यस। अब देखो जब तुम सवाल बनाओगे तो ढेर सारे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो किन किन समस्याओं से सामना करना पड़ेगा जरा अवगत करा दे तुमको, मजा आएगा तब सवाल बनाने में। तो सवाल में बोलेगा कि कोई लेक है, लेक मतलब झील या ओशियन, समुद्र दे देगा, और ये उसका वाटर का लेवल है ऊपर में, ये क्या है, पानी है, इसमें पानी, ये इसका क्या है, सरफेस है, वाटर का सरफेस है। ठीक, तो तुमको पता है पहले सबसे जान लो, ये डेप्थ जो है ना h है, यहां का प्रेशर कितना होगा पता है, यहां का प्रेशर होगा P एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं इसको। तो यहां का प्रेशर कितना होगा, यहां का प्रेशर, यहां का प्रेशर को P मान लेते हैं। तो पहले जान लो P बराबर P नॉट प्लस H रो जी, क्या, P नॉट प्लस H रो जी, P नॉट प्लस H रो जी, यानी सरफेस से अगर H नीचे जाएंगे तो प्रेशर H रो जी बढ़ जाएगा, P माइनस P नॉट, यही हुआ चेंज इन प्रेशर, या इसको बोलेंगे एक्सेस प्रेशर बराबर H रो जी। ध्यान से समझना, यानी हमारा जो ये फॉर्मूला होता था ना बल्क मॉडुलस, क्या फॉर्मूला होता था, फॉर्मूला होता था डेल्टा P बाय माइनस डेल्टा V बाय V। माइनस को चाहो तो भूल सकते हो, और नहीं भूलने का मन है तो रख लो, कोई बात नहीं है। तो माइनस डेल्टा V बाय V या डेल्टा V बाय V बराबर हो जाएगा डेल्टा P बाय P B। ध्यान रहे ये जो डेल्टा P है ना, ये एक्सेस प्रेशर है या चेंज इन प्रेशर है। हाँ, तो ये चेंज इन प्रेशर कितना रख दोगे, H रो जी, यहां रख दोगे बल्क मॉडुलस, मजा आ जाएगा, है कि नहीं। ये माइनस साइन को चाहो तो तुम ले भी सकते हो, ऐसे तो सवाल बनाने में माइनस साइन को हम भूल ही जाते हैं, कोई बात नहीं। अब एक बात और जान लो, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसका जो वैल्यू आएगा याद रखना 1 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, और इसको 1 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल भी बोल सकते हैं, और भी इसका यूनिट धीरे धीरे बता दूंगा, अभी फिलहाल एक के बार मत याद रखो। अभी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अब बराबर पास्कल सेम होता है, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर पास्कल। ठीक है, एक होता है बार और एक होता है टॉर, दोनों के बारे में बाद में समझाऊंगा। क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक और कॉन्सेप्ट समझो। अब इसको समझो, बोलेगा कि समुद्र है, ये समुद्र, समुद्र बोलेगा, ओशियन बोलेगा, सी बोलेगा, लेक बोलेगा, लेक मतलब झील, और उसका हाइट h है। ठीक, पानी दे दिया। तो सवाल में कभी कभी बोलेगा कि एक बॉल है, यही बॉल है, वाटर के सरफेस पर इसका रेडियस जितना है और
ये आ जाएगा समुद्र के तल में। कहा जाएगा? समुद्र के तल में। यहां का प्रेशर तो हम लोग जाने थे, पी नोट था, और यहां का प्रेशर क्या था? पी था, और पी बराबर हम लोग देख लिए थे पी नोट प्लस एच रोजी था, और हम लोगों को डेल्टा पी से इंटरेस्ट है यहां पर, पी माइनस पी नोट बराबर एच रोजी। ठीक है। सवाल में ये पूछेगा कि V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। सवाल में ये कहेगा कि अगर वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी दे देगा, वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी दे देगा, तो बोलेगा रेडियस में कितना फ्रैक्शनल चेंज होगा। यानी वॉल्यूम अगर 3.3% चेंज होगा तो रेडियस कितना से चेंज करेगा, इस तरह का सवाल देगा। तो जैसा कि इरर एनालिसिस में हम लोग पढ़े थे, नहीं पढ़े हो तो वीडियो को देख लोगे अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो डेल्टा V बटा V होगा, यानी फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम हुआ। अब बराबर क्या होगा? ये तो देखो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में कोई फ्रैक्शनल चेंज नहीं होता है, तो यह आ जाएगा 3 डेल R बटा R। समझ में नहीं आया? सीख लो थोड़ा सा। देखो Z बराबर अगर X पे पावर A रहेगा तो सीख लो, डेल्टा Z बटा Z बराबर A इंटू डेल्टा एक्स बटा एक्स कर देंगे, इस तरह का रिलेशन। जैसे Z बराबर अगर X पे पावर A होता, Y पे पावर B होता, तो डेल्टा Z बटा Z बराबर A इंटू डेल्टा एक्स बटा एक्स B इंटू डेल्टा Y बटा Y। याद आया? आ गया नहीं? इरर एनालिसिस को देख लोगे, उसमें उसके वीडियो लेक्चर में बताया इसको। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा सामना इससे भी होगा, चलो पहले समझ लो। जैसे मास, जैसे यही बॉल है, ठीक, यही कॉन्सेप्ट है, यही बॉल है। ये बॉल जब यहां था और ये बॉल यहां से जब यहां आ जाएगा, ठीक, तो बॉल का मास चेंज करेगा क्या? मास चेंज नहीं करेगा। अब मास बराबर क्या होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो सवाल में बोलेगा कितना गहराई जाएंगे या कुछ कुछ पूछेगा, प्रेशर वोशर कुछ भी पूछेगा, डेंसिटी में कितना चेंजिंग आएगा, यानी डेंसिटी का फ्रैक्शनल चेंज क्या होगा। इसको कॉन्सेप्ट को समझ लो। मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बराबर कांस्टेंट है, यानी वॉल्यूम चेंज करेगा तो डेंसिटी भी चेंज करेगा, तो इसको याद रखना। U इंटू V के टर्म में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तब V इंटू डी रो अब प्लस रो इंटू डी वी। अब बराबर कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो आएगा। डिफरेंशिएशन में दिक्कत है, ये सब ठीक करो। V को बाहर करे, इसको डिफरेंशिएट किए, रो को बाहर किए, इसको डिफरेंशिएट किए, जिसके टर्म में करना है कर लो। तो क्या हो जाएगा? V इंटू डी रो बराबर माइनस रो इंटू डी वी। तो याद कर लेना, डी रो बाय रो बराबर माइनस डेल V बट्टा, यानी डी वी बट्टा V। तो वहां हम लोग देखे थे ना, बल्क मॉडुलस बराबर होता है डेल्टा P बटा, ऐसे होता है। तो यानी जब हम करेंगे माइनस डेल्टा V बटा V, तो बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा P बटा बल्क मॉडुलस हो जाएगा, और यही हो जाएगा मेरा डी रो बटा रो, और ये बराबर क्या होगा? एच रो जी, एच रो जी बटा बीटा। समझ में आया? तो इसको हम टूल के रूप में इस्तेमाल करेंगे। और भी है, आगे चल के देखेंगे। पहले हम लोग अब प्रॉब्लम का करेंगे प्रैक्टिस। क्यों? प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे तो सारी बातें समझ में आने लगेगी, की पॉइंट सवाल का पकड़ में आने लगेगा। अभी पकड़ में ही जब तक सवाल नहीं बनाओगे तब तक नहीं आएगा। देखो अभी तुमको कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं, और ये एग्जाम्पल बनाने के बाद तब हम लोग प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी 9.5 दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ है 3000 मीटर। कहता है फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ ओशियन। बताओ क्या होगा? क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये ओशियन है। हाँ,
और इसका जो गहराई है ना, गहराई वो है 3000 मीटर। सवाल में बोल रहा है कि ये बताओ, ये मतलब ये कितना होगा, मतलब फ्रैक्शनल कंप्रेशन, ये पूछ रहा है सवाल में। फ्रैक्शनल कंप्रेशन कितना होगा वाटर में। ठीक, यहां से जब यहां जाएंगे तब कैसे निकालोगे सवालों में, सवालों मतलब कैसे निकालोगे इसको, मतलब ये दिया हुआ है समुद्र की गहराई 3000 मीटर है और उसमें फ्रैक्शनल कंप्रेशन क्या होगा, ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, फ्रैक्शनल कंप्रेशन क्या होगा। बहुत आसान है, हम लोग पढ़े हैं ना, बल्क मॉडुलस बराबर डेल्टा पी बाय माइनस डेल्टा वी बटे भी, यानी माइनस डेल्टा वी बटे भी बराबर डेल्टा पी बटे बीटा। इस माइनस को हम लोग हटा देते हैं। सवाल बनाने में माइनस को यूज कर भी सकते हो, नहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ये ना, ये कितना होगा, बड़ा आसान है। इसका वैल्यू कितना रखोगे, डेल्टा पी का वैल्यू। डेल्टा पी का मतलब हुआ कि यहां से जब हम यहां आएंगे, समझना ध्यान से, यहां का प्रेशर है पी नॉट और यहां का प्रेशर पी है। तो पी बराबर जो यहां का प्रेशर होगा ना, यहां का प्रेशर प्लस पी नॉट प्लस एच रो जी यूज करेंगे। तो डेल्टा पी का मतलब बता दिए हैं तुमको, पी माइनस पी नॉट बराबर एच रो जी। ये एच रो जी है, एच रो जी है, बताइए। तो एच का मान यहां तो सीधे सीधे दिया हुआ है, और रो मतलब वाटर का डेंसिटी। वाटर है ना, समुद्र में क्या होता है, समुद्र में क्या होता है, वाटर तो होता है। तो 1000 और जी का मान ले लो 10, कोई टेंशन नहीं। बीटा का मान क्या लोगे, बीटा का मान यानी बल्क मॉडुलस का है 2.2 इंटू 10⁹9। कितना है, 2.2 इंटू 10⁹9। अब उसको करना पड़ेगा सॉल्व। कैसे करोगे, करो, देखो 1 2 3 शून्य, 4 शून्य, 5 शून्य, 6 शून्य, 7 शून्य, तो 2 शून्य बच गया, यानी 3/2.2, 2 शून्य बच गया तो उसको ऊपर में लेके चले जाओ, और ये करोगे तो 1.36 गुना 10⁻²। कर लोगे, कितना दिमाग लगाओगे। यानी इसी को बोलेंगे फ्रैक्शनल कंप्रेशन। क्या बोलेंगे इसको, फ्रैक्शनल कंप्रेशन। अब बोलता परसेंटेज कंप्रेशन क्या होगा, तब इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे फ्रैक्शनल कंप्रेशन। बोलेगा परसेंटेज कंप्रेशन क्या होगा, परसेंटेज कंप्रेशन अगर पूछ देता तो क्या करते, इसका मतलब डेल्टा वी बाय वी गुना 100 कर देते, तो कितना हो जाता, 100 से गुना करोगे तो 1.36 हो जाएगा। और कुछ एग्जांपल समझ लो, तब सवाल बनाने में बहुत मजा आएगा। देखो नेक्स्ट, ये सवाल देखो, हर बच्चा आके पूछता है कि सर कैसे होगा, हर का सबका डाउट होता है, ये कैसे बनाएंगे। ध्यान से देखो क्या कह रहा है सवाल में, कह रहा है कि कितना डेप्थ में जाएंगे तो वाटर का डेंसिटी 1% बढ़ जाएगा। क्या बोल रहा है, कितना डेप्थ में जाएंगे कि डेंसिटी 1% बढ़ जाएगा, यानी डी रो बाय रो अगुना 100 बराबर हो जाएगा 1, यानी डी रो बाय रो अब बराबर हो जाएगा 1/100। ये कह रहा है सवाल में, कितना अंदर जाएंगे, समझ में आ रहा है। और कंप्रेसिबिलिटी का जो वैल्यू दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है 50 गुना 10⁻⁻6 पर एटमोस्फियर। वाह, पर एटमोस्फियर बोले तो 1 एटमोस्फियर बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हुआ इसका मतलब क्या का वैल्यू, समझ में आ गया।
कैसे बनाएंगे, कैसे? तो ये तो तुम लोग को पता चल गया होगा कि यहां का प्रेशर अगर पी नोट है तो यहां का प्रेशर पी है, तो P माइनस पी नोट, जिसको कि हम लोग डेल्टा P बोलते हैं, पता चल गया कितना होगा, H रो जी। यानी H डेप्थ नीचे जाएंगे तो प्रेशर H रो जी बढ़ जाएगा। पता है ना, पता चल चुका है ना, डेल्टा V बटा V बराबर डेल्टा P बाय बल्क मॉडुलस। यही ना होगा मेरा डेल्टा रो बटा रो, माइनस साइन को हटा दिया, असल में ये माइनस एडजस्ट हो जाता है। और ये नहीं दिया हुआ है, कंप्रेसिबिलिटी दिया हुआ है, डेल्टा पी इंटू के हो जाएगा। और डेल्टा पी ये कितना दिया हुआ है, 1%, यानी 1/100 दिया हुआ है, यानी 1/100 बराबर ये देता हूं मैं एच रो जी इंटू हो गया के। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 1/100 रो जी इंटू के। वैल्यू रख दो, 1/100 रो के जगह दे देता हूं 1000, जी के जगह 10, के के जगह 50 गुना 10 टू द पावर -11 हो गया। 11 है, 11 है, हाँ 11 है, देने का जरूरत नहीं था, ऐसे ही रखते तो काम चलता, कोई बात नहीं। अब देखो एक काटेंगे, इसको काट देते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो बच गया 4, 10 पावर -4 ऊपर चला गया 4 बट्टा 5, 10 इसको दे दो, 10 पावर 3 रख दो इसको, यानी 2, यानी 2 पावर 3, यानी 2 किलोमीटर। यानी समुद्र की गहराई कितनी होगी, 2 किलोमीटर। तो अब प्रॉब्लम का प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं हम लोग। प्रॉब्लम का प्रैक्टिस शुरू करोगे, तैयार हो ना? सारा कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो, तब हम लोग सवाल जल्दी जल्दी बनाएंगे। दिया हुआ द बल्क मॉडुलस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बी इफ इट इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म प्रेशर पी, द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस इज। इसमें तो हम लोग एक्सपर्ट हो गए है कि नहीं। बल्क मॉडुलस बराबर डेल्टा पी बटा डेल्टा वी बटा वी, बोले थे ना, डेल्टा पी को कभी कभी पी भी बोल देता है, तो बोल दिए हम लोग। तो डेल्टा वी बाय वी बराबर पी बाय बी है। ये तो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम का रेडियस से क्या रिलेशन है, रिलेशन है फ्रैक्शनल वाला में, ऐसे 3 इंटू डेल्टा आर बटा आर, यानी इसी की जगह रख देंगे 3 इंटू डेल्टा आर बटा आर। ये पूछ रहा है ये डेल्टा आर बाय आर बराबर क्या होगा, पी बाय 3। देख लो कौन सा ऑप्शन होगा, ये तो मजा आ गया। ये सवाल देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, ध्यान से समझो इसको। क्या क्या दिया हुआ देखो, कहता है टू व्हाट डेप्थ मस्ट रबर बॉल बी टेकन इन डीप सी सो दैट इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीज बाय 0.1%। द बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, बल्क मॉडुलस दिया हुआ है रबर बॉल का 9.8 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, और डेंसिटी दिया हुआ है वाटर का कितना, 10 टू द पावर 3 kg मीटर क्यूब। क्या कह रहा है सवाल में, सवाल में बोल रहा है कि डेप्थ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है सवाल में, डेप्थ, डेप्थ पूछ रहा है। यानी एक रबर बॉल है, यहां से जब यहां रबर बॉल को ले जाएंगे तो उसके वॉल्यूम में, उसके वॉल्यूम में कह रहा है कि 1% डिक्रीज हो रहा है, यानी डेल्टा वी बाय वी माइनस के साथ बोलते हैं, तो 0.1%, यानी 0.1/100 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, परसेंट में है 0.1%, मतलब 0.1/100। एच पूछ रहा है, हम लोग को तो पता चल चुका है ना, डेल्टा वी बाय वी बराबर डेल्टा पी बाय
बल्क मॉडुलस पढ़े हो ना, बल्क मॉडुलस बराबर डेल्टा पी बाय माइनस डेल वी बटा वी पढ़ चुके हैं। यही दिया हुआ है 0.1%, 0.1%। और डेल्टा पी की जगह क्या रख देंगे, एच रो जी। अब बी मतलब बल्क मॉडुलस, तो एच बराबर निकल जाएगा, एच बराबर 0.1 बाय 100 इंटू बल्क मॉडुलस भागा रो जी। डाल दो वैल्यू 0.1 बाय 100। अब बल्क मॉडुलस का वैल्यू है 9.8 इंटू 10 टू द पावर 8। एच का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू ले लिए, बल्क मॉडुलस का ले लिए। हाँ, अब बल्क मॉडुलस का रो का मान हुआ डेंसिटी का 1000 10 टू द पावर 3 और जी का मान 9.8 ही ले लो क्योंकि 9.8 से मैचिंग हो जाएगा। तो एच का मान कितना होगा, देखो ध्यान से, देखो एक इसको खाएगा तो 10 पावर 7 बचेगा, 7 इधर हो जाएगा, 3 और 2 5, तो 7 में से 5 गया तो कितना होगा 100, 100 मीटर हो जाएगा। यानी 100 मीटर समुद्र के गहराई में जाएंगे तो बॉल, ये जो बॉल है ना, ये बॉल, ये जो बॉल है ना, ये बॉल, इस बॉल को यहां से 100 मीटर नीचे ले जाओगे समुद्र के गहराई में तो 0.1% का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा इस बॉल में। यानी अंदर जाते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल देखो जेईई मेन 2020 में पूछा हुआ है। वीडियो पॉज करके समझने का कोशिश करो। कह रहा है क्यूब है, क्या है, क्यूब है, क्यूब है और क्यूब का साइड होगा कुछ, क्यूब का साइड है मान लेते हैं एल, मान लेते हैं। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा बोलो, एल क्यूब हो जाएगा। तो सवाल में बोल रहा है कि इस पर प्रेशर लगाए, इधर से प्रेशर दिए, प्रेशर लगाए, प्रेशर कितना प्रेशर दिए, तो प्रेशर जो दिए ना 4 गीगा पास्कल। 4 गीगा पास्कल का मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर 9 पास्कल। अब 4 इंटू 10 पावर 9 पास्कल का मतलब इतना मीटर स्क्वायर, इतना प्रेशर दिए। तो कहता है इसके लेंथ में कितना परसेंटेज चेंज करेगा, साइड में, वॉल्यूम में नहीं, साइड में। अब बल्क मॉडुलस का वैल्यू भी दिया हुआ है 8 इंटू 10 टू द पावर 10 है, 8 इंटू 10 टू द पावर 10 है पास्कल में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बड़ा आसान है, पता चल गया ना। डेल्टा वी बटा वी बराबर क्या लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, डेल्टा पी बाय बी लिखेंगे। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 इंटू डेल्टा एल बटा एल के बराबर हो जाएगा। और डेल्टा पी यानी प्रेशर, एक्सेस प्रेशर होता है, यानी एटमॉस्फेरिक तो था ही ना, उसके ऊपर से ना इसको दिए तो इसलिए एक्सेस प्रेशर हुआ। ध्यान रखना, ये कौन सा प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर। डेल्टा पी होता है एक्सेस प्रेशर। एक्सेस का मतलब देखो ये क्यूब था तो ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग ही रहा है, ऊपर से ये 4 गीगा पास्कल डाले तो इसलिए एक्सेस प्रेशर हुआ। तो यहां हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 9, नहीं, अब इसका भी मान है 8 गुना 10 टू द पावर 10। ठीक है, तो इसका मतलब डेल्टा एल बराबर, डेल्टा एल बटा एल कितना हो जाएगा, ये 4 गुना 2 हो जाएगा, 1 बटा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एल बटा एल कितना हो जाएगा, निकाल लोगे, कौन सा ऑप्शन होगा बोलो, लगाओ अकल। तो डेल्टा एल बटा एल कितना होगा, ऑप्शन देखो अकल भी लगाने का तरीका होता है, ऐसे ही नहीं कि कैसे भी अकल लगा दो, अकल भी तरीके से लगाया जाता है तो ठीक रहता है। तो क्या होगा, 1 बटा हो जाएगा कितना, 20 या 60। अब ऑप्शन को देखो,
और इसको देखो कौन सा मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। तो क्या 1/60 5 के बराबर होगा? कभी नहीं होगा। यानी ऊपर में अगर 100 ले लेते हो, दिमाग लगाओ ना, अगर ऊपर में 100 ले लेते हो तो यहां क्या कर दोगे? ऐसे कर दोगे। तो इसका मतलब हुआ कि 1.67 वाला आंसर होगा, क्योंकि 100/6000 यानी इसमें 5 नहीं आ सकता है, 2 भी नहीं आ सकता है, 0.6 भी नहीं आ सकता है, 1.67 आएगा। तो गुना भाग करने का जरूरत नहीं है, दिमाग का इस्तेमाल करना है और 1.67% को टिक लगा देना। ठीक, नेक्स्ट। ये सवाल एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 9.16 का क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। कहता हाउ मच शुड द प्रेशर ऑन ए लीटर ऑफ वाटर बी चेंज्ड टू कंप्रेस इट 0.1%। वाह, क्या कह रहा है सवाल में? कितना प्रेशर लगाएंगे कि 1 लीटर वाटर का कंप्रेशन 0.1% हो जाए। बहुत बढ़िया। यानी डेल्टा भी बाय भी निकालना है, बराबर हम लोगों को पता है डेल्टा पी बटा बीटा। बीटा बराबर यहां दिया हुआ है 2.2 गुना 10⁹ ये पूछ रहा है, ये डेल्टा भी बटा भी गुना बीटा। डेल्टा भी बटा भी कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 0.1%। 0.1% का मतलब 0.1/100, और ये कितना हो जाएगा? 2.2 गुना 10⁹ नहीं आ रहा समझ में? तो इसका मतलब कितना हो गया? 22। एगो शून्य यहां ले लो और 1 ले लो, या 2 ले लो, 2 यहां, तो 9 में से 4 गया 5। इसका मतलब हुआ 1 एटमॉस्फेयर बराबर जानते हैं ना कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहां तो 22, तो कह सकते हैं 22 एटमॉस्फेयर। बाप रे बाप, बहुत ज्यादा हो गया। 1 लीटर वाटर को 0.1% कंप्रेस करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना प्रेशर है ना, उससे 22 गुना ज्यादा, यानी 22 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना पड़ेगा, तब जाके वाटर 0.1% कंप्रेस होगा। इसका मतलब वाटर कंप्रेस नहीं होता है। समझ में आया कि ना बात? इसलिए बोले थे, इसलिए कंप्रेसिबिलिटी जो आ रहा था ना, 0 आ रहा था आइडियल लिक्विड में, देखा था ना।